फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस केसरी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेएस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉलिड रिवीजन नोट्स जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक शॉर्ट वीडियो में आपका खत्म करा देने वाला हूँ। आज बहुत फास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन ये होता है जिसमें कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल हो। मतलब जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन है, एक है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ आप देखेंगे एक और दो, तीन मिला के बराबर हुए। मतलब कोई भी ना ज्यादा रहेगा ना कोई भी कम रहेगा, इधर भी इक्वल रहेगा उधर भी इक्वल रहेगा, उसी को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमारा ये था कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो जस्ट एकदम इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ही हम लोग बैलेंस्ड मतलब इक्वेशन किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए ही हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा इक्वेशन गलत हो जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको मैंने उस दिन एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसमें जाके देख लें, नहीं तो फिर आज हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि दो एटम्स जो है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, या जो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक अपना सिंगल, मतलब दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाती है, तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप नाम से ही समझिए, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज को कंबाइन करना। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है हमारा, उसका डिकम्पोज मतलब इसका काम ही होता है डिकम्पोज करना। कोई एक सब्सटेंस जैसे है वो डिकम्पोज होकर एक मतलब दो या दो से अधिक चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आपका ब्रेक होकर हीट जब ये पाता है, यहाँ पे हीट रहेगा आपका, जब हीट के प्रेजेंस में जब हीट इसको मिलता है तो ये पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कटवाइस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर CO2 मतलब दो प्रोडक्ट देता है आपके, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। देखिए आप सीधा सीधा एक जो है ये दो में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन। तो चलिए तीसरे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई एक जैसे मेटल रहेगा नॉन मेटल रहेगा, वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको हटा देगा वहां से, उसी को कहते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखिए यहाँ पे आयरन जो है हमारा, ये आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके कंपाउंड में से मतलब कॉपर को निकाल दे रहा है। आप देखिए FeSO4 ये मतलब सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन कर ले रहा है, कॉपर को वहां से भगा दे रहा है, एक तरह से कॉपर को भगा दे रहा है, और कॉपर देखिए बेचारा अकेला हो गया यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा ये होता है कि जैसे कोई भी दो आयंस जब दो रहेंगे, दो कंपाउंड के दो आयंस जो होंगे वो एक दूसरे के कंपाउंड की जगह ले लेंगे और एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे सोडियम जो है हमारा, सोडियम है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके कंपाउंड में से, और आयरन फिर वहां से डिस्प्लेस होने के बाद सोडियम के मतलब सोडियम जो जिस कंपाउंड में था उसमें वो उसकी जगह ले रहा है सोडियम। ये आप देखिए यहाँ पे सोडियम ने डिस्प्लेस किया आयरन को FeSO4 में से, तो Na2SO4 बनाया सोडियम सल्फेट। ठीक, फिर आयरन जो डिस्प्लेस हो गया था फिर उसने रिएक्शन करके क्लोराइड के साथ उसने अपना कंपाउंड बना लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो ये होता है, इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही होता है, मतलब एक ही समय पे। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मात्र रिडक्शन हो जाए या मात्र किसी में ऑक्सीडेशन हो जाए। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 और O2 मिला के H2O बनाते हैं। ठीक, आप H2 जो है आपका वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको मतलब रिड्यूस कर दे रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन जो होता है वो आपका रिडक्शन होता है। ठीक, और लेकिन जैसे अगर आप ऑक्सीजन को किसी चीज में से रिमूव करते हैं तो उसको रिडक्शन में आता है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, आप बस यही इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, बस यही चीज है कि रिडक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं या तो फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन में जो होता है वो ऑक्सीजन ऐड करते हैं या तो फिर हाइड्रोजन निकालते हैं। आप देखिए
आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन में H2 जो है H2 O2 के साथ रिएक्शन करके, मतलब O2 इसके साथ आके मिल जा रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर, ऑक्सीजन इसको मिलने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज होने के बाद वाटर बना ले रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन, उसके पार्ट्स क्या थे वगैरह वगैरह। आइए चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा होता क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उस हीट इवॉल्व होना, किसी भी चीज में से हीट बाहर जाना। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, आप देखिए मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को जो है वो इवॉल्व कर देता है, मतलब हीट रिलीज कर देता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। हीट एक तरह से मतलब ऊपर जा रहा है, हीट को रिलीज कर दे रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा यही होता है जिसमें कोई कंपाउंड बनने पे जो अगला कंपाउंड बनता है उसमें हीट रिलीज होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा जो होता है उसमें वो जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट एकदम उल्टा है, जिसमें हीट जो होता है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक, आप एग्जांपल्स समझ सकते हैं। एग्जांपल्स आप देखिए, जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो ब्रेक होता है सिल्वर और ब्रोमाइड में, और जिसमें से हीट वो जो बनने के बाद वो हीट ऑब्जॉर्ब करता है। कि आप बस बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बस यही चीज है। एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक जो होता है उसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है, बस। बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, आप बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे होता है उसमें ज्यादातर वो एंडोथर्मिक ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके एंडोथर्मिक होते हैं। आप जैसे यहाँ भी देख सकते हैं डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड का, तब भी यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, एंडोथर्मिक है ये भी, आप देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें ज्यादातर केसों में वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो आपका हीट अब्सॉर्ब करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, आप कई चीज देख सकते हैं स्टेट से। जैसे अगर कोई मेटल है या नॉन मेटल है, उसके फॉर्मेशन कंपाउंड जो बनता है वो अगर उनका स्टेट चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है गैस है, गैस और गैस में लेके आपका देखिए लिक्विड बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको इसी तरीके से कई चीजें हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला, कलर जो है वो चेंज इन कलर, मतलब जैसे कोई भी चीज नया कंपाउंड है उसमें अगर आप पिछले वाले का कलर चेंज हो जाता है और नया बन जाता है तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए एग्जांपल में जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद जो आपका देखिए कॉपर सल्फेट हम जानते हैं कि ब्लू होता है हमारा, कॉपर सल्फेट ब्लू था हमारा, लेकिन जब आयरन इसको डिस्प्लेस कर दिया तो जब फेरस सल्फेट बना तो वो जो था वो ग्रीन कलर का था और कॉपर आपका बाहर आ गया। ठीक, यही हमारा शो करता है कि हाँ यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ। इसी चीज से हम लोग पता यही कई चीजें हैं जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर वगैरह वगैरह, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी एक मतलब तरीका है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर जैसे वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ब्रेक करें इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो वहां पे एक इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। देखिए आप, ये भी गैस है, ये भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, दो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो इससे हम लोग पता चल रहा है कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज होती है जो दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से
बनती है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रेसिपिटेट का साइन होता है, ये जो नीचे जो शो करता है ये एक प्रेसिपिटेट का साइन है। प्रेसिपिटेट ये शो करता है, प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमारा इनसॉल्युबल होता है, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे आप इसको अगर वाटर में ऐड करेंगे तो ये सॉल्युबल नहीं रहेगा, क्रिस्टलिन स्टेट में पड़ा रहेगा वहां पे, वाटर के मतलब वाटर के सरफेस में एकदम नीचे वाले सरफेस पे, वहां पे एकदम ये पड़ा रहेगा सॉलिड स्टेट या क्रिस्टलिन स्टेट में। ठीक, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। जो Na2SO4 है हमारा, वो BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम साल्ट और BaSO4 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप इसके नाम पे देखेंगे, इसमें नाम ही में आ रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी, बहुत रटिए ना, बस समझिए। समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और फायदे में भी रहेंगे आप, बहुत ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम साल्ट जो होता है, अगर उसको हम लोग वाटर में मिला के मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर प्ले करें, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं उस वाटर से जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो आपका सोडियम और क्लोराइड अलग अलग टूट जाता है। आप देखेंगे सोडियम और क्लोराइड जो है आपका वो अलग अलग टूट गया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, आप फिर से समझ लीजिए, सोडियम क्लोराइड मतलब वो कोई भी कंपाउंड हो, आप एनीथिंग, जरूरी नहीं है सोडियम क्लोराइड। जैसे आप वाटर को ही ले लीजिए, अगर वाटर में ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और आपका वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप सोडियम क्लोराइड वो जो ब्रेक हो जा रहा है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग एलिमेंट में अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। ये बस इतना आप याद रखिए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, बस। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा होता क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ फोटो का मतलब ये है, फोटो मतलब लाइट, आप समझ लीजिए, मतलब लाइट मतलब प्रकाश, ऊर्जा, रोशनी, आप समझिए रोशनी, लाइट की, मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका लाइट की मदद से होता है वही होता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट्स इट, यही बस चीज है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के मदद से होता है वही होता है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो सनलाइट की, जब जैसे अगर आप देखेंगे, बहुत आपने पढ़ा भी होगा, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है जब सनलाइट में रख दिया जाता है तो वो बाद में आने पे सिल्वर और ब्रोमाइड अलग अलग एलिमेंट मतलब अलग अलग बढ़ जाता है। इसी को हम लोग, इसी एग्जाम्पल को मतलब फोटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के नाम से आता है कई बार क्वेश्चन, 1 नंबर का ये वाला। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का यहाँ पे ये मतलब है, थर्मल मतलब हीट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपकी हीट की मदद से हो। हीट मतलब वहां पे अगर आप हीट अगर प्रेजेंस हो तो वो डिकम्पोजिशन, कोई एक कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा जो कि डिकम्पोज हो जाएगा हीट की मदद से। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट पाया, आप देखिए कोई भी, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कैटलिस्ट वगैरह जो भी प्रेजेंट रहेंगे, जो भी आपका जो भी एनर्जी, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, अगर वो रिएक्शन में मदद कर रही है तो वो आपका जो एरो के ऊपर जरूर लिखा था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हीट लिखा है, यहाँ सनलाइट की मदद से हुआ सनलाइट लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई मतलब स्प्लिटिंग हो या डिकम्पोजिशन, उसे को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक, एरो ऊपर हमेशा लिखा रहेगा, जिस ऊर्जा से भी, जिस एनर्जी, जिस ऊर्जा से भी, जैसे आपका लाइट हो गया, ये उस ऊर्जा को जरूर लिखा जाता है एरो ऊपर, क्योंकि वो मतलब रिएक्शन में उसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर वो नहीं लिखा जाएगा तो एक तरह से रिएक्शन आपका अधूरा रहेगा, क्योंकि कोई अगर आदमी देखेगा, हाँ भाई, अगर यहाँ पे अगर हम लोग सोचे कि यहाँ पे चलो हीट नहीं लिखा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये CaCO3 इसमें और इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया? उससे ये हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हीट था, हीट की प्रेजेंस में जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रेजेंट था, तो हमारा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रेक हो गया एक तरह से। तो यही था हमारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। कोरोजन। कोरोजन, अब मैं जितने भी पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ वो अब सब ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। मतलब ऑक्सीडेशन का प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारी जिंदगी में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। एक तरह से ज्यादातर नुकसान ही है उसके, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। इसलिए हम लोग आज देखते हैं कि मतलब उसका प्रभाव क्या है इन्वायरमेंट में, हमारे प्रभाव उसका ऑक्सीडेशन का क्या है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन जो होता है ये हमारा ऑक्सीडेशन का ही एक तरह से ऑक्सीडेशन का टाइप है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही कोरोजन होता है। कोरोजन ये होता है कि व्हेन सरफेस ऑफ मेटल्स इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोरोजन वो होता है जैसे कोई भी रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल जैसे मानिए आयरन हो गया या कोई भी हो गया अदर, जैसे मैग्नीशियम हो गया। अगर आप सुनोगे कि मैग्नीशियम वगैरह को कभी भी खुले में नहीं रखा जाता, इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, या कई भी चीज। आयरन को इसीलिए आप देखेंगे, आयरन तो नॉर्मली बहुत जगह देखा जा सकता है कि आप आयरन को देखे होंगे कि आप ब्राउन कलर का एक सरफेस तो उसके वो एक कवर टाइप का बन जाता है, जिसको हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, जंग नाम से जानते हैं। ठीक, यही रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप ये देख सकते हैं 4Fe+3O2 बराबर 2Fe2+O3। ये Fe2O3 जो है हमारा वो रस्ट का फॉर्मूला होता है। ये हमारी जिंदगी में नॉर्मली होता रहता है। आप देखेंगे कहीं भी अगर आयरन ऑब्जेक्ट फेंका रहते हैं एटमॉस्फियर, लेकिन एक शर्त ये है कि जैसे वो अगर वाटर के साथ रहे, एटमॉस्फियर से उसका रिलेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए किसी भी तरह से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसको मिलता रहेगा अगर, तो वो रस्ट होता रहेगा। और मतलब और ऑक्सीडेशन आप ये जान लीजिए, ऑक्सीडेशन जैसे अगर आप देख लेंगे आयरन में तो आयरन की स्ट्रेंथ खत्म करता चला जाता है एकदम। अगर आप नॉर्मल आयरन को देखें, नए आयरन को, तो वो अगर आप मोड़ेंगे तो नॉर्मली नहीं मुड़ेगा, लेकिन अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब रस्ट जो जिसमें परत जम चुकी होती है उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर आप मोड़ेंगे तुरंत टूट जाता है, कई चीजें हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन का प्रभाव हमारी जिंदगी में और क्या क्या है। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो होता है वो फूड्स में देखा जाता है। रेंसिडिटी प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट प्रेजेंट इन फूड रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक, तो रेंसिडिटी हमारा ये होता है कि जैसे अगर कोई फूड अगर हम लोग खुले में रख देते हैं, आप देखे होंगे कोई फूड अगर जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं नॉर्मली, अगर आप चिप्स कुरकुरे भी खरीदते हैं, अगर उसका मतलब जो पैकेज होता है वो खुला रहता है थोड़ा सा भी, तो उसको खाने में कुछ अलग सा ही टेस्ट आता है, कुछ अलग सा ही स्मेल आता है। वो इसी कारण, रेंसिडिटी के कारण, उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्ले हो जाता है उसके कारण उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है। उसी प्रोसेस को जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है रिजल्टिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट, इस कारण रेंसिडिटी। ठीक, तो चलिए इसके प्रिवेंशन देखते हैं। रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी को हम लोग इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला ये है कि किसी भी फूड मटेरियल है उसको एक एयर टाइट कंटेनर, जैसे अगर आप देखे होंगे कि मार्केट में कई एयर टाइट कंटेनर मिलते हैं जिसमें हवा अंदर नहीं जा पाती है। ठीक, अगर उसको किसी भी चीज को आप एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी, किसी भी दूसरे सामान के जो बाहर रखा है उसके कंपैरिजन बहुत लंबे समय तक चलेगी। ठीक, उसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रोसेस देखते हैं, फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन। फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन मतलब जैसे आप देखे होंगे कई कुरकुरे वगैरह में सब पैकेट्स जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं, हवा से भरे हुए थे, उसमें जो होता है आप जाने उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन इसलिए भरा होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस पे बिल्कुल एकदम अनरिएक्टिव होता है, जिसके कारण उसमें जो नाइट्रोजन भरने के बाद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण फूड मटेरियल जो होता है आपका वो लंबे समय तक खाने के लायक बचा रहता है। आगे देखते हैं। तीसरा, यूजिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो मतलब एक तरह से अपोजर होते हैं, विरोधी। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं विरोधी होते हैं ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका प्ले ही नहीं होने देंगे एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप किसी भी चीज में यूज करेंगे तो। एंटीऑक्सीडेंट कई मार्केट में आए हैं, बीएसटी वगैरह आप अगर आप लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट अगर आप मिला लेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगी उस प्रोसेस में। थैंक यू।